हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम, और चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, या इसे कह सकते हैं आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके आपने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था लिबरलाइजेशन, सेकंड था प्राइवेटाइजेशन, थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। अब आज हम इसके अप्रेजल्स पढ़ेंगे, अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अप्रेजल्स का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को, दोनों चीज़ों को देखना, तो वो अप्रेजल होता है। आज इसमें आज हम पहले इसमें मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे। अब इसमें मेरिट्स क्या हैं, यानी कि एलपीजी पॉलिसी जब 1991 में हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनकी पूरी टीम ने एलपीजी पॉलिसी को चलाया था। तो वहाँ उसके बाद हमें क्या उसकी बेनिफिट्स मिले, यानी क्या उसकी अच्छाइयाँ रही, उसे आज पढ़ते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। एलपीजी जो पॉलिसी चलाई गई उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है उसमें गतिशीलता आ गई। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी हमारी डायनेमिक हो गई, यानी गतिशील हो गई। इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के स्टार्ट होने के बाद मोर वाइब्रेंट होगी, ज्यादा गतिशील हो गई। दूसरी बात, ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज टेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो क्या है, इंडिकेशन कर रही थी ग्रोथ का, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रहा था। उससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा था कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो ग्रो अप हो रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं। तीसरी बात, पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शॉट अप टू एज हाई एज 8% पर एनम। जो एलपीजी पॉलिसी के बाद, एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद, पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज का मतलब है एलपीजी पॉलिसी 1991 में स्टार्ट करी थी, उसके बाद जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, 8% पर एनम तक पहुंच गया। तो ये इसके फायदे हुए। फर्स्ट, वाइब्रेंट इकोनॉमी इसे कह सकते हैं। सेकंड है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा था, उसको एक बहुत कहने का मतलब उत्साह मिला, एक उत्साहवर्धन हुआ उसका। कहने का मतलब स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को काम करने की शक्ति को बढ़ा देना। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी ने 1991 में स्टार्ट की गई थी, तो उन्होंने ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उत्साह काफी हद तक बढ़ा दिया। एलपीजी पॉलिसी हैव वर्कड एज द ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एक उत्साह बढ़ाने का बहुत बड़ा काम जो है, एक बहुत बड़ा काम किसने किया? एलपीजी पॉलिसी ने किया। Owing to these policies, IT industry in India has achieved global recognition। तो आईटी इंडस्ट्री ने ये जो एलपीजी पॉलिसी की वजह से, जो एलपीजी पॉलिसी चलाई गई 1991 में, इसकी वजह से इंडिया ने आईटी सेक्टर में अपनी एक ग्लोबल पहचान बना ली, एक वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना ली। तीसरा पॉइंट है इसमें अचीवमेंट का, तीसरा पॉइंट है अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि राजकोषीय घाटे में रोक लग गई। चेक का मतलब होता है रोक लगना, रोक लगी। जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो घाटा है, जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग बढ़ती जा रही थी, उन पर रोक लगी। कैसे लगी? माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ
इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो बढ़ता हुआ जो घाटा था गवर्नमेंट का, वो उसके इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी बाधा बन रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो फ्रॉम एज द हाई एज 8.5% ऑफ GDP हैज बीन ब्रॉट डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ GDP। तो LPG पॉलिसी चलाने के बाद 1991 के बाद जो डेफिसिट था, जो फिस्कल डेफिसिट 8.5% पर जा रहा था, GDP का 8.5% हो रहा था, वो घटते घटते कहाँ पहुंच गया, 3.5% ऑफ GDP पर पहुंच गया। कहने का मतलब है राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा कम हुआ, यानी कि फिस्कल डेफिसिट बहुत कम करने में LPG सहायक हुई। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट है अप्रेजल का। फोर्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो इंडिया की तरफ रहा LPG पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे विदेशों के, उन्होंने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और उससे इंडिया की काफ़ी जो टेंशन थी वो कम हो गई, और काफ़ी जो है इंडिया को रिलीफ महसूस हुआ। और वो खासकर 2 चीज़ों में हुआ। एक तो इस बात पर हुआ कि इंडिया के पास जो है सरप्लस इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी, जिससे कि वो री इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरी बात, जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, तो वहाँ भी वो समस्या थी। उन दोनों समस्याओं से फ्री होगी इंडिया ये LPG पॉलिसी के स्टार्ट होने से। तो इसे समझ लेते हैं। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्टिंग LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी के स्टार्ट होने के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसने एक क्वांटम जंप, एक ऊंची छलांग लगाई। कहने का मतलब है बहुत सारे विदेशियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। This has been a matter of great relief to the government in view of the fact that, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। वो किन मामलों में मिला? ये 2 बातों पर मिला। पहला था डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज नॉट जनरेटिंग एनफ टू सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पा रही थी जिससे वो री इन्वेस्टमेंट कर सके। तो एक वो समस्या से रिलीफ मिला इंडियन गवर्नमेंट को। और दूसरा, नेटिव टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग आउटडेटेड। जो हमारी पहले से जो टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में चल रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, वो आउटडेटेड हो चुकी थी। तो जब विदेशी इन्वेस्टर्स आए तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लगाया, तो वहां भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। 5th पॉइंट है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पर रोक लगी। इन्फ्लेशन का मतलब है कीमतों का बढ़ना, तो कीमतों के बढ़ने पर रोक लगी। ओइंग टू ग्रेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन लोअर्ड। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा होता है तो उससे इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है। जब वस्तुएं ज़्यादा आती हैं तो उससे क्या होता है, कीमतें कम बढ़ती हैं तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। देखिए, जब बहुत चीज़ें बहुत कम होंगी इकोनॉमी में तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि जब चीज़ें मिल रही हैं आसानी से तो क्या होगा, रेट जल्दी से नहीं बढ़ते हैं। तो इन ईयर 2011-12 to 13-14 इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज ऑफ 6 to 9% पर एनम। जो 2011-12 से लेके 13-14 तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6 से लेके 9% पर एनम तक था। और फॉर ईयर 17-18, जो 17-18 में कम होकर के 2.9% तक चला गया। हाई इन्फ्लेशन रेट लीड्स टू द राइज इन इंटरेस्ट। क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो जितना इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट
क्या होगा, इन्फ्लेशन जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। यानी कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। जब कहीं से पैसा लेना पड़ेगा तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ज़्यादा देना है तो एंड इट इम्प्लाइज राइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट इज एडवर्सली इम्पैक्टेड, तो जिससे क्या होगा कि जो ग्रोथ रेट है कंट्री का वो क्या होगा, घट जाएगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एडवर्सली इंपैक्टेड, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ग्रोथ रेट घटेगा, ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं होगी कंट्री की। इसलिए क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 6 है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। एलपीजी के लागू होने से इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के सामने आई। और कैसे, इट इज ओइंग टू एलपीजी पॉलिसीज द राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एलपीजी, जैसे ही एलपीजी पॉलिसी इंडिया में स्टार्ट हुई तो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हर लेवल की वो बढ़ गई, जो भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो सारी बढ़ गई इंडिया में। तो दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो अब इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में जाना लगा, या बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में जाना जाने लगा, तो उसने अपना नाम बना लिया। तो इस तरह से ये इसके एलपीजी पॉलिसी के इनकी मेरिट्स हैं या गुड इम्पैक्ट्स आपने पढ़ लिए, मेरिट्स आपने पढ़ ली। अब इसकी डिमेरिट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसी के साथ पढ़ते हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है, और जो आप लोग भी ज़्यादा पसंद नहीं करते कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना, तो इसलिए इतना आज पढ़िए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक करते रहिए। और थैंक यू वेरी मच।